डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जा रहे लक्ष्य क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं शिव कुमार प्रसाद आप लोगों के बीच इंग्लिश जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। मैंने पिछले वीडियोज़ में इंटरमीडिएट के जो भी विद्यार्थी जो इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए मैंने सिलेबस लेकर आया था। सिलेबस पर इसलिए मैंने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ठीक से जानकारी नहीं होती है कि इंग्लिश पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो शुरू में सबसे पहले हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट्स को यह जानना होता है कि आखिर एग्ज़ाम में क्या क्या आते हैं। तो मैंने उस पर डिस्कस किया था। आप लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे एक बार दोबारा जाकर के फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखेंगे। मैंने उस पर डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन में आते हैं। यह क्रैश कोर्स बहुत कम समय के लिए है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि इंटर के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या आपके अच्छे अंक के लिए मेरा जो बेस्ट एफर्ट होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं कम समय में देने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को यह बताने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ओनली, लेकिन आपको 50 क्वेश्चंस ही उसमें सॉल्व करने होते हैं। मैंने इसलिए हेडिंग कर दिया है कि स्टूडेंट्स हैव टू डू ओनली 50 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं शुरू में। अब यह क्वेश्चन है कि आखिर 100 जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि जानना ज़रूरी है। आप ऐसे ही इधर उधर से इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो वो अच्छा अंक आप नहीं ला सकते हैं। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि आखिर जो 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कंटेंट को बनाने होंगे, सीखने होंगे, जानने होंगे। तो मैं थोड़ा सा इस पर आज डिस्कस करूँगा। इसके बाद मैं एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। जब आप क्वेश्चंस लेंगे शुरू में तो 1 to 60 मतलब 60 क्वेश्चंस होंगे आपके ग्रामर से होंगे, और जो 40 क्वेश्चन होंगे 61 to 100 क्वेश्चन वो बुक से होंगे। बुक जो में प्रोज और पोएम्स होते हैं ना उससे होते हैं। तो आपको सबसे पहले ग्रामेटिकली स्ट्रांग होना होगा ताकि आप 60 क्वेश्चंस में से आप मतलब मैक्सिमम बना सकें। क्योंकि मैक्सिमम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने हैं। तो जो नहीं आते हैं उसको आप छोड़ देंगे, और जो कन्फर्म जानते हैं कि मैं इसका सही से मतलब आंसर जानता हूँ उसी को आपको टच करना है। तो आपका अब यह जानने का आप जरूर कोशिश करें कि जो ऑब्जेक्टिव ग्रामर आते हैं वो किन किन कहाँ से आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। ये एक माइंड में फिगर बनाना पहले ज़रूरी है। तो एक मैंने इस पर छोटा सा मैंने एक शॉर्ट में एक डायग्राम खींच दिया ताकि आपको मैं बता सकूं कि क्या क्या पूछा जाता है। देखेंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चंस होंगे, 4 सेंटेंस दिए रहेंगे ABCD करके, उसमें से 4 सेंटेंस में से एक सेंटेंस जो है सही रहेगा और 3 सेंटेंस कहीं ना कहीं कुछ उसमें रॉन्ग है। जैसे कॉमन ईयर्स कैसे हम लोग मतलब सीखते हैं कि उसमें या तो आपका एक्चुअली वर्ब मिस्टेक्स हो या वर्ब मिस्टेक्स हो या आर्टिकल या प्रीपोजिशन, कुछ भी कहीं ना कहीं कुछ गलत जरूर रहेगा और एक उसमें से कंप्लीट सही रहेगा और वही आपका आंसर होगा। तो यह आपको ऑल अराउंड जब आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो आपका ट्रांसलेशन सही है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको फाइंड आउट करने में आपको इजी होगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर है, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आता है। कंबाइन द सेंटेंस विच इज करेक्ट, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में विच इज करेक्ट इसलिए मैं लिखा हूँ कि आप लोग कंजंक्शन के माध्यम से 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउज को हम लोग एक में कर करके, मान लें कंजंक्शन एंड, बट, द, व्हाट, वेयर, कुछ भी मतलब कंजंक्शन ऐड करके हम लोग बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी मतलब सुटेबल नहीं होता है, तो वो चीज़ आपका गलत हो जाएगा। तो उसमें देखना होगा आपको कि मतलब कि जो सही मतलब कंजंक्शन के साथ कौन सा सेंटेंस बना है। तो 4 दिए रहेंगे, उसमें से एक सही रहेगा, तो उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। कुल मिलाकर के कंबाइन द सेंटेंस का यह एक पार्ट है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। कभी कभी क्या रहता है ना कि 2 सेंटेंस दे देगा छोटा मतलब 2 क्लाउज दे देगा, उसको एक में करके बनाने के लिए भी कहेगा कि कौन सा सही होगा। 4 उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप सही आपको जो उचित लगेगा वही बनाएंगे।
थर्ड में लिखे हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस पहले अलग अलग आते थे 5-5 क्वेश्चन करके, लेकिन अब का जो सिलेबस है उस पर डिस्कस करो। प्रीपोजिशन में ऐसा नहीं कि लगातार 5 क्वेश्चन पूछ देंगे, यहाँ पर 2 दे दिए, 1 दे दिए, बाद में भी 2 या 1 दे दिए, ऐसे करके देता है। तो पूरे 60 में कहीं भी आपको ऊपर नीचे कर सकता है। तो प्रीपोजिशन भरने के लिए भी आते हैं। तो प्रीपोजिशन हालांकि बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसको काफ़ी मतलब कि डीपली स्टडी करना होता है, लेकिन मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा। यदि आपके पास कोई गेस्ट पेपर है, जैसे मैं गेस्ट पर क्या नाम लूँ, मार्केट में बहुत सारा गेस्ट पेपर आता है, तो उसमें जो प्रीपोजिशंस का जो एक क्या बोलते हैं एक प्रैक्टिस सेट दिया रहता है, और नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं शेयर कर दूँगा उसका मैंने फ़ोटो खींच करके। तो उसमें क्या कि यदि आप 70-80 तक को आप सॉल्व कर लेंगे तो उसी में इंटर के एग्जाम में उतना ही में से आ जाता है। मैंने अक्सर देखा है मैंने क्वेश्चंस को कि उसी में से आ जाते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि जो मॉडल पेपर्स आते हैं या गेस्ट पेपर आते हैं उसमें से जो प्रैक्टिस सेट बनाया रहता है क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है कि पूरा डिटेल में प्रीपोजिशन पढ़िए। समय रहता तो मैं पूरा प्रीपोजिशन पढ़ाता है। तो मैं यही एक छोटा सा एडवाइस करूँगा कि जो उसमें से 70-80 जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं प्रीपोजिशन, उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसमें से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड 4 वर्ड दिए रहेंगे, उसमें से कहीं ना कहीं 3 का स्पेलिंग गलत रहेगा, 1 स्पेलिंग सही रहेगा। तो आपका वर्ड मीनिंग जितना अच्छा है आप इसको करने में सफल होंगे। साइनो एंटो, साइनो एंटो अपोजिट वर्ड जानते हैं। साइनो मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, एंटो मतलब विलोम शब्द, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे। यानी कि एक ऊपर में दिया रहेगा कोई वर्ड और नीचे में 4 वर्ड दिया रहेगा, जो उसका साइनो होगा मतलब कि उसका जो समानार्थक जो शब्द होगा, जो उसके क्लोजेस्ट आंसर होगा वो होगा। एंटो मतलब उसका अपोजिट वर्ड होता है। जैसे ऑनेस्ट का डिजॉनेस्ट बोलते हैं, रिच का पुअर बोलते हैं। तो इस तब समझ रहे होंगे आप लोग, विलोम शब्द और समानार्थक शब्द ये पढ़े होंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस, कभी कभी क्या होता है ना कि एक सेंटेंस दे देगा और नीचे में उसका पैसिव दे देगा। एक्टिव ऊपर में, एक्टिव मतलब क्या है, एक सामान्य सेंटेंस जो टेंस में आप पढ़ते हैं या अनदर काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि पैसिव वॉइस 5 सेंटेंस में 3 का होता है, असर्टिव का, इंट्रोगेटिव का, इंपरेटिव का। तो इन और मिसलिनियस भी कुछ होते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको एग्जामिनेशन में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव से ही पूछते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ एक्टिव टू पैसिव सीखते हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे कि कभी कभी क्या करता है कि पैसिव सेंटेंस दे देगा ऊपर में और कहेगा विच इज एक्टिव सेंटेंस। तो 4 को एक्टिव सेंटेंस भी दे सकता है, या एक्टिव दे करके पैसिव में 4 को नीचे दे देगा, कहेगा कौन सही है। तो आप एक्टिव पैसिव सीखे हैं तो पैसिव एक्टिव इजीली कर सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं। आपको यानी आपको टोटलिटी में पैसिव पढ़ना होगा। मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं समय मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा डिटेल में इसको। फिल करेक्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन आप जानते होंगे। कंजंक्शन हम कहते हैं वैसे वर्ड को जो 2 शब्दों को, 2 क्लाउजेज को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, उसको जोड़ने के लिए, उसको ऐड करने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग होता है। उसमें भी 2 तरह का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसको डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको मैं सेकंड या अगले पार्ट में कोशिश करूंगा। तो कंजंक्शन के माध्यम से आपको बताना होगा कि कौन सा कंजंक्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो उसको हम लोग भरना होगा। मॉडल एक्चुअली वर्ब एक टॉपिक है अलग से। मॉडल एक्चुअली वर्ब मतलब जैसे हम लोग एक्चुअली वर्ब का 2 काइंड होता है, प्राइमरी होता है और मॉडल होता है। प्राइमरी में होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये सब होता है। हैज, हैव, डू, डज, डिड होता है। लेकिन मॉडल में 13 होते हैं, तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंट है, जैसे विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इसके बाद ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सब जो 13 को मॉडल एक्चुअली वर्ब होते हैं वो भरने के लिए आते हैं एग्जाम में। तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें कौन सा सूटेबल होगा, तो उसको हालांकि हम लोग विशेष रूप से आगे बताएंगे। लेकिन अभी फिगर में आप बना लीजिए कि मॉडल एक्चुअली भी पूछते हैं एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव में। मेक द करेक्ट वर्ब्स, मतलब वर्ब्स क्या, टाइम एंड टेंस यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं जानबूझ करके। तो यहाँ पर यदि आप टेंस सीखे हैं तभी इसको बना लेंगे, और टाइम एंड टेंस सीखेंगे तो और आपके लिए बेटर है। तो कहिए कि टेंस और टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है, मैं एक संक्षिप्त में बता दूं। टेंस में होता है कि आप जानते हैं कि हिंदी वाक्य जो होता है कि हिंदी वाक्य में ता है, ती है तो कौन सा वर्ब का फॉर्म लिखते हैं, रहा है, रही तो कौन सा वर्ब का फॉर्म लिखते हैं, चुका है, चुके तो कौन, ये हम लोग टेंस में पढ़ते हैं। और टाइम एंड टेंस में क्या होता है कि इंग्लिश सेंटेंस में ही कहीं ना कहीं एक हिंट जरूर रहता है कि डिफाइन कर पाएँ कि कौन सा टेंस में वर्ब को रखना है, ये सीखना है। यानी कि दोनों में एक ही काम करना है कि इस सेंटेंस के अंतर्गत इस वर्ब को इस फॉर्म में रखना है, मूल क्रिया को, बस यही सीखना है टाइम एंड टेंस में। तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो सेंटेंस दिया रहता है तो करेक्ट कौन सा वर्ब होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। 4 ऑब्जेक्शन, तो टाइम एंड टेंस और या टेंस, ये दोनों आप पढ़े हैं। टेंस ठीक से पढ़े हैं तो आप ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच,
आप नरेशन पढ़े होंगे, इसको हम लोग नरेशन भी कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में आता है एग्जाम में। तो कभी कभी क्या होता है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी करने के लिए दे देता है। तो एक सेंटेंस ऊपर में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन नीचे रहेगा इनडायरेक्ट में, आपको चूज करना होगा कौन इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये पूरा नरेशन थोड़ा सा 2-4 दिन के पढ़ने का विषय है डीपली, इसको हम लोग अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। आर्टिकल्स आप जानते हैं कि ए एंड दी होता है, तो ए एंड दी का प्रयोग आप जानते होंगे। इसके बाद हम लोग इस पर भी और आगे डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल ही पूछता है भरने के लिए। वर्ड वर्ड्स में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे वर्ड, उसमें से एक वर्ड जो होगा डिफरेंट होगा। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि 3 वर्ड उसमें दे दिया स्टेशनरी से मिलता जुलता है, पेन दे दिया, पेंसिल, बुक दे दिया, और एक डाल दिया हथौड़ा, हमर। तो वो क्या करेंगे हम लोग, जो डिफरेंट वर्ड होगा उसको हम लोग उसको वर्ड कहते हैं। एडजेक्टिव से पूछता है क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन दे दिया मेनी, मच, मोर, और भरने के लिए यहाँ पर कौन सा सुटेबल भरेंगे। तो पूरा आप एडजेक्टिव पढ़े हैं तभी समझ पाएंगे उसको भरने के लिए। एडजेक्टिव मीन्स ये नहीं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये तो एक सामान्य डिफिनीशन है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो संज्ञा के ठीक पहले रख देंगे तो वो भी एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसको भी आपको जानना होगा। इंटरचेंज द सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सेंटेंस 5 होते हैं। तो 5 में पहला होता है असर्टिव, सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव। तो आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव करना होता है, ये सीखेंगे आप लोग। तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके कोशिश करेंगे संक्षिप्त में प्रत्येक कंटेंट पर थोड़ा डिस्कस कर दें, ताकि आप लोगों को बनाने में सुविधा होगी। अभी मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पूछते हैं, फिर क्वेश्चन टैग भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंटरचेंज सेंटेंस में क्या करना है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं या इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे करते हैं, ये आपको थोड़ा सीखना होगा। इसको बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेंगे आप लोग, क्योंकि ये समझते हैं ना कि असर्टिव में तो क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, तब वर्ब होता है, और तब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि एक एक्सक्लूसिव वर्ब को पहले कर देते हैं, सही है, यही है। लेकिन उसमें एक और काम करना होता है। अफर्मेटिव रहेगा तो निगेटिव में करना होता है, निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव में करना होगा। शायद मैं वर्बली बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा उतना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा लिख के बताऊँगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश करूँगा। क्वेश्चन टेस्ट भी आता है, प्रत्येक सेंटेंस को आप लोग क्वेश्चन टेस्ट में कैसे लिखते हैं, ये भी एक टॉपिक है ग्रामर का, एक कंटेंट है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रामेटिकल पोर्शन है कि आपको ये सीखने होंगे, तभी जाकर के आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। बुक से मैं एक छोटा सा सलाह देना चाहूँगा कि बुक में जितने भी प्रोजेज हैं, मतलब कहानी है, उसके राइटर का नाम पक्का याद कर लेंगे। प्रत्येक मान लीजिए कि 11 वो लेसन है आपका प्रोज में और 10 पोएम्स हैं, तो 10 पोएम्स का मतलब 10 पोएम का जो पोएट है उसको आप याद कर लीजिए। जो 11 प्रोजेज हैं मतलब स्टोरी है, उसका ऑथर का नाम याद कर लीजिए। आपको बहुत ऑब्जेक्टिव में बहुत सपोर्ट मिलेगा। सेकेंड चीज़ कि जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, देखे हुए इंग्लिश लिटरेचर का एक बुक है, उस पर बहुत सारे स्टोरी दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑथर के नाम दिए हुए हैं जो नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर फेमस हैं, उनके बारे में बहुत सारे डिस्कशन है। लेकिन उतना डिटेल में पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उसमें जो चुनिंदा कुछ ऑथर और राइटर है तो उसको आप लोग याद कर लेंगे, या मैं लिस्ट बना करके एक बार शेयर कर दूँगा। अबाउट ऑथर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। यही एक और चीज़, जैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है कुछ क्वेश्चन अलग से, जिससे कि आप प्रोज पढ़े हैं ना, प्रोज पोएम मान लीजिए एक बुक से पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका ऑथर का क्रिएशन, मतलब कि ये इन्होंने ये भी लिखा है, ठीक है, या अदर जो प्रोफेशन है कि वो मतलब कि लिखा जाएगा ना कि गांधी जी थे, ठीक है, राइटर तो थे, एक और भी थे, मतलब कि लीडर थे, पॉलिटिशियन थे, या कुछ और भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ आ जाता है। तो इस तरह से कोई ऐसे भी राइटर मिलते हैं जो अपने समय में वकील थे, प्लेडर थे, मतलब कि लॉयर थे। इसके बाद कुछ आए थे मैथमेटिशियन थे, हिस्ट्री मैंने साथ साथ में इंग्लिश के जानकार के साथ, ऐसे भी कुछ रहता है, तो उसको भी डिटेल में आपको देखना होगा। इसके बाद रिलेटेड जो प्रोजेज और स्टोरी जो हैं उससे क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ये सब आपको, जब मैं सभी जितने भी लेसन्स हैं मैं संक्षिप्त में कोशिश करूंगा जल्दी में कि आपको पूरा कहानी का जब पूरा सारांश समझ लेंगे ना प्रत्येक लेसन का, कम से कम समरी तो समझना ही पड़ेगा आपको, तो आप ये क्वेश्चन का इजीली आंसर कर देंगे। इसको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरा लेसन डिस्कस कर दूंगा इतने समय में, ठीक है। लेकिन ये ग्रामेटिकल पोर्शन आपको सीखने होंगे। तो इतना एक फिगर बना लीजिए कि जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि इतने 1 to 60 ग्रामर 1 to 60 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं में से पूछते हैं, और बुक जो 61 to 100 पूछते हैं इससे पूछते हैं। तो आपको कम से कम ये काम कर लेना होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो ही मैं कंटेंट होगा आपको जो रिक्वायर्ड है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं उसको लेकर के आऊँगा। तो
आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपको सुझाव लिखना होगा, जो यूट्यूब पर वीडियो है, यूट्यूब पर जो चैनल है लक्ष्या भोजपुर, उस पर आप जरूर आपको उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और कोई भी वीडियो ऐसा आप देखते हैं जिसमें आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताएं। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।